नमस्कार दोस्तों, सरस्वती एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारा उद्देश्य उत्तराखंड ग्रुप सी से ज़्यादा बच्चों को आगामी परीक्षा में पास करवा के उनको सिलेक्शन देना है। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमने आपके लिए यूके स्टडी मॉल के नाम से ये चैनल बनाया है यूट्यूब पर। आप इसको सब्सक्राइब करिए और अगर आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर करिए, क्योंकि इसमें हम आपको उत्तराखंड की क्लासेस, हिंदी की क्लासेस और जीएस की क्लासेस प्रॉपर रेगुलर प्रत्येक दिन के हिसाब से आपको दे रहे हैं। कल हमने बात की थी संविधान में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की, उसके बाद बात की थी हमने पिट्स इंडिया एक्ट की और फिर चार्टर एक्ट जो प्रत्येक 20 वर्षों बाद लागू होते थे। आज हम बात करेंगे चार्टर एक्ट 1813 की, जहां से हमने कल छोड़ा था वहीं से हम आगे को शुरू करेंगे। तो देखिए, हम आते हैं सीधे 1813 के चार्टर एक्ट पर। 1813 का चार्टर एक्ट देखिए, इससे पहले 1793 के चार्टर एक्ट में कहा गया ईस्ट इंडिया कंपनी का 20 वर्षों का एकाधिकार बना रहेगा। यह ब्रिटिश हुकूमत का आदेश था। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश संसद, एक्चुअल में ब्रिटिश संसद ही ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के लिए तब भेजा करती थी और उसका ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार से जो मुनाफा कमाती थी उसका एक बड़ा हिस्सा ब्रिटिश हुकूमत को दिया करती थी। इसीलिए वहां से निकले नियम ही ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को सुरक्षित रखते थे। अन्यथा तो इंग्लैंड से कोई और कंपनी भी यहां पर भेजी जा सकती थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ प्रतिस्पर्धा करती। इसीलिए इंग्लैंड के बीच आने वाली सभी व्यापारिक कंपनियों में एक संगठन और सुसंगठन, हम जिसको कहते हैं, आपसी प्रतिस्पर्धा को वो नकार कर ही आगे बढ़ते थे और ब्रिटिश संसद उसको बड़ी शालीनता से बैलेंस किया करती थी। उसी के अंतर्गत 1813 में यहां आते आते इंग्लैंड ने लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि के अंतर्गत एक विस्तृत क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया। यहां से इंग्लैंड के लोगों की विचारधारा हमारे हिंदुस्तानियों के धर्म परिवर्तन पर भी आने लगी, यानी कि उनके विचार पाश्चात्य संस्कृति से मेल खाए, इस तरह की योजनाएं बनने लगी। देखिए, सबसे पहला काम यहां पर क्या होता है, कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया ब्रिटिश संसद की तरफ से 1813 के चार्टर एक्ट के बाद। यह 20 साल बाद आया। देखा जाए यहां पर चीन और चाय को छोड़कर, यानी कि चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का बना रहा और साथ ही साथ बना रहा चाय पर एकाधिकार। ये 1813 में था, जो हर 20-20 साल के बाद यह तय करता था कि कंपनी को कितने अधिकार देने हैं। ब्रिटिश संसद ये तय किया करती थी। और उसमें देखिए, धर्म की बात करें, ईसाई पादरियों को भारत में भेजा गया इंट्रोड्यूस कराने के लिए ईसाई धर्म के रूल्स को। और यहां पर शिक्षा संबंधी सुधार भी आप इसमें देखने को मिलेंगे आपको, कि शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए तक का खर्चा देने की बात यहां पर की गई उन दिनों पर, कि हम हर साल शिक्षा पर, और इसके लिए भी शिक्षा की जो व्यवस्था की गई थी इस एक्ट के तहत, इस पर भी यह नियम बनाया गया था कि 20 वर्षों के अंतराल के बाद हम भारत में अपनाई गई शिक्षा पद्धति पर चर्चा करेंगे और इस पर डिबेट करेंगे। देखिए, अंग्रेजों का यहां पर जब उनका शासन बढ़ गया, लॉर्ड वेलेजली ने सूरत, जैतपुर और सबसे पहले हैदराबाद, इन रियासतों को सहायक संधि के अंतर्गत अपने भूभाग से सम्मिलित कर लिया था। सहायक संधि इतिहास का विषय है, उस पर इतिहास में चर्चा होगी। तो इन्होंने कुछ क्षेत्र को जब बढ़ा दिया था, अब बारी थी इन लोगों को प्रशासन से जोड़ने की या इन लोगों तक अपने धर्म के प्रचार करने की। शुरुआत में वो व्यापार के उद्देश्य से आए थे, मगर जब प्रशासन हाथ में आया तो इंग्लैंड वालों को लगा कि इनको हम ब्लैक ईसाई, या फिर हम कहेंगे काले रंग से काले और दिल से अंग्रेज बनाएं। ये उनकी एक मंशा थी। इसी की पहली कड़ी में ईसाई पादरियों को भारत में भेजा और अपने धर्म का प्रचार किया गया। जो आप प्रशासनिक तौर पर देखें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसका विस्तार किया गया। जो शासन इनका चलता था, 2 विभागों से चलता था, जो मैंने आपको पिछली वीडियोज में बताया था, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। देखिए, 1813 के बाद का 1833 का चार्टर एक्ट, ये परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये बात आप जान लीजिएगा, 1833 का चार्टर एक्ट सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? 1833 तक अगर आप देखेंगे तो भारत के इस भूभाग को आप गौर करिएगा, देखिए, बंगाल पर इनका कब्जा था। मद्रास, बंबई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी इनके पास थी। मराठों के साथ 1817 में इन्होंने थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध में पूरा इलाका कब्जा कर लिया था। अगर आप देखें तो लगभग पूरे भारत पर तब अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो गया था।
ये इंटरेस्टेड बात थी कि अभी तक जो गवर्नर जनरल बंगाल के कहलाए जा रहे थे उसमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिला, और बड़ा बदलाव ये था कि इस पूरे, अब वो बंगाल के गवर्नर जनरल नहीं कहलाएंगे। सहायक संधि के अंतर्गत उन्होंने हैदराबाद, सतारा, जौनपुर, जैतपुर, झांसी, बहुत सारे रीजन्स को अपनी सेना देने के लिए बाध्य कर दिया गया, जिसको हमने मीठा जहर बोला था। और उसके बाद उन्होंने मराठा क्षेत्र पर थर्ड आंग्ला मराठा युद्ध के बाद विजय प्राप्त कर ली। इस तरह से अब वो बंगाल में नहीं, लगभग भारत के एक बहुत बड़े भूभाग पर अपना कब्जा कर चुके थे। इसीलिए तब बंगाल का गवर्नर जनरल ना कहलाकर उनको भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। और ये इसकी एक बड़ी खासियत रही कि यहां से बंगाल का गवर्नर जनरल की जगह पर क्या कहलाने लगा, भारत का गवर्नर जनरल यहां पर बन गया। देखिए, और भारत के पहले गवर्नर जनरल बने लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये नोट कर लीजिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ये थे भारत के पहले गवर्नर जनरल। इससे पहले आपने देखा था बंगाल के गवर्नर जनरल थे, और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड विलियम बेंटिक जब भारत आए तो कई सामाजिक कुरीतियां भारत में थी। यह वो दौर था जब भारत में सामाजिक उत्थान अपनी प्रगति पर था। जब ये भारत के वायसराय बने तो बहुत सारी सामाजिक कुरीतियों का तब अंत होने लगा था। भारतीय पुनर्जागरण के जनक राजा राम मोहन राय उन दिनों सती प्रथा के खिलाफ मैदान में थे। ठगी प्रथा, सती प्रथा, गुलामी, धर्म और जाति के आधार पर जो भारत की सामाजिक कुरीतियां जन्म ले रही थी, उनका उन्मूलन करने के लिए विलियम बेंटिक द्वारा अत्यंत प्रयास भी किए गए। और यही बात भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 में कही गई है। धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी तरह का विभेद नहीं किया जाएगा। ये भारत के संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 15 में लिखी गई बातें हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ ऐसी, इसको जरा आप ठगी समझिएगा। धर्म, जाति, लिंग, ये इन चीजों का उन्मूलन किया गया। इस आधार पर कोई भी भेद नहीं किया जाएगा। और ठगी प्रथा, सती प्रथा, इन सबका उन्मूलन किया जाएगा। ये इस एक्ट की खासियत थी जो आज भी भारत को संविधान के अनुच्छेद 15 में नजर आती है। चार्टर एक्ट 1833 से लिए गई कुछ इस तरह की इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको जरूर पता होनी चाहिए। और उस समय पर कंपनी का व्यापार जो आप देख रहे थे 1813 में चाय और चीन के साथ जो व्यापार था, अब वो व्यापार का एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी को राजनीतिक और प्रशासनिक बना दिया गया। देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक बड़े सरल स्वभाव के आदमी थे। शायद उन चुनिंदा लोगों में से वो शामिल थे जो भारत को एक आधुनिकीकरण की ओर बढ़ाना चाहते थे। उनकी मंशा थी कि भारत विज्ञान के प्रति अपने रवैये को बदले, यानी कि वो एक वैज्ञानिक अप्रोच के साथ आगे बढ़े, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आगे लाए। उन दिनों पर ऐसा था कि भारतीय इस परिवर्तन को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थे। सती प्रथा लोगों को ऐसा लगता था जैसे उनके धर्म से एक जुड़ी हुई प्रथा है, जिसको राजा राम मोहन राय बार बार कहते रहे कि हमारे वेदों में, पुराणों में इसकी कोई चर्चा नहीं है। और लेकिन धर्म की भावनाएं इतनी प्रबल थी कि राजा राम मोहन राय को सफलताएं नहीं मिल रही थी। तो 1829 में विलियम बेंटिक ही वो शख्स थे जिन्होंने भारत से सती प्रथा के उन्मूलन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य किए और उनका पूर्ण सहयोग भी दिया। ऐसी कई कुरीतियां धीरे धीरे समाप्त होना बाकी था। उसके लिए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया और भारतीयों को विज्ञान से जोड़ने का प्रयास किया। मगर भारतीय जो शिक्षा पद्धति थी वो गुरुकुल पर आधारित थी और बहुत सी चीजें वेदों पर निर्भर किया करती थी। और शायद अंग्रेजों को ऐसा लगता था कि इसमें तर्क शक्ति वाले सब्जेक्ट नहीं है या विज्ञान को समझने के लिए आवश्यक चीजें उसमें नहीं है। वो यही चाहते थे कि भारतीय लोगों में ये बदलाव आए कि ये विज्ञान से जुड़ें, ये पूरी दुनिया के बारे में सही जानकारियां प्राप्त करें। ये उनकी एक सोच थी कि जो कुरीतियां हैं पहले उनको समाप्त किया जाए। उसी के मद्देनजर क्या किया गया, यहां से एक सिलसिला शुरू हुआ एजुकेशन का। क्या हम भारतीयों को अपनी सेवाओं में ले सकते हैं? क्या उनके ज्ञान का हम इस्तेमाल कर सकते हैं? या उनकी जो सोच है, अप्रोच है, या उनका जो ज्ञान है उसमें हम विस्तार कर सकते हैं? क्या उनको विज्ञानवादी सोच से हम जोड़ सकते हैं? उसी तरफ प्रयास करने शुरू हो गए। 1833 का चार्टर एक्ट वो एक्ट है जिसके तहत विधि का संहिताकरण करने के लिए एक आयोग बनाया गया, जिसको हम विधि आयोग बोलते हैं। यानी कानून के लिए एक पूरा प्रोसीजर तैयार किया गया। मैं बात आपको कह चुका हूं कि 1833 का ये चार्टर एक्ट अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसके अंतर्गत ही भारत के पहले गवर्नर जनरल अपॉइंट होते हैं।
सती प्रथा का उन्मूलन यहीं पर होता है। हालांकि दास प्रथा का उन्मूलन अभी नहीं होता, 1842 में वो उन्मूलन होता है। तब वायसरॉय थे, गवर्नर जनरल थे भारत के एलन बैरो। ये आप नोट भी कर रहे हैं तो नोट कर सकते हैं। लेकिन दास प्रथा का अंत वो 1833 के चार्टर एक्ट में ही आता है। हालांकि उसको समाप्त विलियम बेंटिंग ने नहीं किया था, 1842 में उसको समाप्त किया गया। अब यहाँ पर देखिएगा, कानून के लिए, कानून के संहिताकरण के लिए एक लिस्ट तैयार करने के लिए एक आयोग बनाया गया। इसी विधि आयोग ने यह तय किया गया कि कानून जब हम बनाएंगे, उसको लागू करेंगे, तो सबसे बड़ी समस्या ये रहेगी कि भारतीयों को शिक्षित करना पड़ेगा। इसी विधि आयोग के एक सदस्य थे लॉर्ड मैकाले, आप ज़्यादातर लोग उनसे परिचित होंगे। उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आप भारत की शिक्षा पद्धति में अगर इन लोगों को अंग्रेजी से जोड़ सकते हैं या इन लोगों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण में कन्वर्ट कर सकते हैं, इनकी सोच को, तो आपका स्वागत है। लॉर्ड मैकाले ने तब रिसर्च की, तमाम कोशिशें की, कहा कि ये बड़े खुदार लोग हैं, अपने धर्म के साथ कोई भी छेड़ाखानी नहीं करना चाहते, बड़ा मुश्किल काम है। मगर बावजूद उसके अंग्रेजी विद्यालय खोलने के लिए लॉर्ड मैकाले ने प्रयास शुरू करे। ये भी इतिहास का विषय है, इस पर चर्चा इतिहास में हम करेंगे। लेकिन हम देखते हैं फिलहाल अगले एक्ट की तरफ। कंपनी चाहती थी, क्योंकि अब कंपनी प्रशासनिक है और राजनीतिक दोनों है, कंपनी चाहती थी कि ऐसे इंडियंस पैदा किए जाए जो सिर्फ खाल से ब्लैक हों, खाल से काले हों या खाल से भारतीय हों, मगर मन से वो अंग्रेज हों, उनकी सोच हमारी सोच से मिले, या हम ऐसे वफादार कर्मचारी अपॉइंट कर सकें जो हमारे लिए बाबू या क्लर्क का काम कर सकें। ये लिखित कार्यवाही जो हम लोगों से पूर्णतः पूरी नहीं हो रही, इस लिखित कार्यवाही को पूर्ण किया जाए। इसलिए उन ऐसे इंडियंस की तलाश थी जो उनको प्रशासन चलाने में मदद करें। इसी के अंतर्गत लॉर्ड मैकाले को शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई थी। 1835 में भारतीय शिक्षा अधिनियम भी तभी पारित किया गया था। देखते हैं 20 साल बाद चार्टर एक्ट में क्या बदलाव आता है और इस शिक्षा पद्धति में क्या बदलाव आता है। क्या भारतीयों को मौका मिलेगा अब जो भी इनकी सेवाएं इनको चाहिए, चाहे वो कानूनी सेवाएं, चाहे वो एक क्लर्क की सेवाएं या प्रतियोगी परीक्षाएं प्रशासनिक सेवाओं में, क्या इंडियंस के लिए रास्ता खुलेगा? अभी तो सिर्फ एक विधि के संहिताकरण के लिए सिर्फ एक आयोग बना है, अभी इसमें भर्ती होना बाकी है। मैकाले से जरूर पूछा जाएगा कि क्या आपने शिक्षा पद्धति में क्या बदलाव किए, क्या भारतीय तैयार है हमारी सेवाओं के लिए, क्या इन लोगों की प्रतियोगी परीक्षा करा के अपनी सेवाओं में सम्मिलित किया जाए? इन सब के जवाब 1853 के चार्टर एक्ट में मिलने वाले थे, क्योंकि 20 साल बाद इन सब की समीक्षा होनी थी। तो देखते हैं 1853 का ये चार्टर एक्ट। जो कानून सदस्य था वो बड़ा महत्वपूर्ण हो गया। लॉर्ड मैकाले की हम बात कर रहे थे, उन दोनों लॉर्ड मैकाले थे। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि विधि आयोग या कानून सदस्य, विधि आयोग के सदस्य कौन थे? लॉर्ड मैकाले थे, जिनको शिक्षा पद्धति के बदलाव के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार ठहराया जाता है। इस सदस्य को स्थायी सदस्य अपॉइंट कर दिया गया। ध्यान से देखिएगा, लॉर्ड मैकाले को हमने स्थायी सदस्य अपॉइंट कर दिया, जो अभी तक कौन थे? विधि आयोग के एकमात्र सदस्य थे। अब वो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के ही सदस्य बन गए, जिसमें कुल 3 सदस्य हुआ करते थे। आपको मालूम होगा अब 4 सदस्य हो गए फिर से। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 4 गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 4 सदस्यों का चयन होता था। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 3 का चयन किया गया। एक बार फिर से 1853 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत 1 सदस्य को जोड़ दिया गया, जो लॉर्ड मैकाले हुआ करते थे। ये पोस्ट बदलेगी, हाँ, लॉर्ड मैकाले नहीं है यहाँ पर, ये एक एग्जाम्पल है। मगर इस कानूनी सदस्य को कार्यकारिणी का परमानेंट मेंबर बना दिया गया। ठीक, यहां पर देखा जाए तो तब भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी का टाइम पीरियड रहा 1848 से 56 तक। तो ये उनके टाइम में ही ये एक्ट पारित हुआ था। इनके दौर में ये बात कह दी गई कि बंगाल के लिए एक पृथक गवर्नर अपॉइंट किया जा सकता है, और ये गवर्नर जनरल के साथ उपाध्यक्ष की भी नियुक्ति कर सकते हैं। थोड़ी पावर ली गई तो थोड़ी छीन ली गई, यानी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण ही कहेंगे हम इसको। अभी तक सारा शासन कलकत्ता से चल रहा था। जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी उसी में जो गवर्नर जनरल था वही रूल करता था। आज भी राजधानी कलकत्ता ही है, यहीं से ओपनिंग हुई। लेकिन अब अलग राज्यों के लिए अलग गवर्नर अपॉइंट करने की ताकत मिल गई है, सत्ता बड़ी हो गई है। डलहौजी ने तो झांसी जैसे राज्यों को, अवध जैसे राज्यों को हड़प दिया। ये तो पूरा भारत बन गया। डलहौजी की अगर आप भारत की बात करें तो मैं दिखाता हूं आपको कितना बड़ा भारत उसने कब्जा कर लिया था।
चलिए यहाँ पर नहीं आता है, यहीं से इसको हम कवर कर लेते हैं। डलहौजी के इस भारत में इस अवध के इस रीजन को कुशासन के नाम पर ऐड कर लिया गया। बुंदेलखंड के झांसी के इलाके को ऐड कर लिया गया। पहले पुराने इलाके ऑलरेडी कब्जे में थे। टोटल ये भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश का ये रीजन, ये सारा का सारा रीजन, तब देखिए ध्यान से, टोटल ये पूरा भारत ये कब्जे में आ गया। किसके कब्जे में आ गया? ये इंग्लैंड हुकूमत के। और उसके बाद यहाँ पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग गवर्नर की व्यवस्था भी कर दी गई। निदेशक मंडल में 24 से 18 सदस्य कर दिए गए। निदेशक मंडल आप शुरू से देख रहे हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यहाँ पर कुछ सदस्यों की कटौती कर दी गई, क्योंकि कुछ अधिकार क्षेत्र आपने देखा कि वो ट्रांसफर भी कर दिए गए हैं, यानी कि अलग अलग प्रांतों के लिए अलग अलग गवर्नर भी अपॉइंट कर दिए गए हैं, तो यहाँ से कुछ कटौती की गई। ठीक, इसमें देखा जाए जो हमारा सवाल था वो बना हुआ है अभी, क्या भारतीयों को मौका मिलेगा, क्या कोई प्रतियोगी परीक्षा कराई जाएगी प्रशासनिक सेवाओं के लिए? हम उस आंसर की ओर बढ़ते हैं जरा। स्पष्ट तौर पर लिखा है कंपनी के कर्मचारियों के लिए अब प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ठीक, तो इस लाइन को आप ध्यान से देखिए जरा, ये जो लाइन लिखी है आपकी, इसको जरा परीक्षा कर देते हैं हम। कंपनी के कर्मचारियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा, लेकिन सवाल तो वही बना हुआ है, क्या ये इंडियंस के लिए है? नहीं है। अभी आप इंडियंस पर इतना भरोसा नहीं कर सकते। अब जो भी मैकाले की टीम है, या हम कहेंगे विधि आयोग के सदस्य और जो शिक्षा समिति से लोग जुड़े थे, उनसे जब ये सवाल किया गया कि क्या इंडियंस प्रिपेयर हैं, नो, दे आर नॉट रेडी। अभी आप इन पर इतना भरोसा नहीं कर सकते कि आप अपने कामकाज में इन्हें रखो और ये ईमानदारी से आपका सहयोग करें। अभी इनकी मनोदशा वो नहीं है, या हम अभी शिक्षा में शायद वो सुधार नहीं कर पाए कि इनको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम जोड़ पाए, इसीलिए इनको अभी से इसमें सम्मिलित करने की आवश्यकता नहीं है। तो 1853 के चार्टर एक्ट में प्रशासनिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाए, ये व्यवस्था तो थी, मगर उस भारतीयों को उसमें सम्मिलित किया जाए ऐसे किसी प्रावधान की व्यवस्था नहीं की गई। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये जानना भी इंपॉर्टेंट रहेगा और ये समझना भी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसके बाद 1854 के बाद देखा जाए तो 54 में एक वुड डिस्पैच आया था शिक्षा से जुड़ा हुआ, जो असल रिपोर्ट पेश कर रहा था, जिसमें स्पष्ट तौर पर आता है कि क्या क्या चेंज होने चाहिए थे। 1835 के बाद 20 साल बाद वो नंबर भी आ गया जब शिक्षा की भी समीक्षा होनी थी। वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। भारतीय, आप नोट भी करते जाइएगा, इस तरह के सवाल एग्जाम में आते हैं, शिक्षा का मैग्ना कार्टा, इसको कहा जाता है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। हमने कहा था कि 20 साल पहले इसी बात की तो समीक्षा हो रही थी ना, कि क्या उस काबिल है। तो वुड डिस्पैच आया था, वुड डिस्पैच के कुछ नियम थे, 53 के बाद ही वो आ गया था, और ये इंपॉर्टेंट नियम है जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। मगर फिलहाल चल रहा है संविधान, तो संविधान में इनकी चर्चा ना करते हैं हम, बस इतना ही आपको बताते हैं कि ये एक समीक्षा के तौर पर किया गया। अब हम चलते हैं एक और महत्वपूर्ण एक्ट की तरफ, 1858 का अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। अभी तक जितने भी अधिनियम आपके सामने आए सभी लगभग महत्वपूर्ण थे, मगर महत्वपूर्णों में महत्वपूर्ण और सबसे महत्वपूर्ण 1858 का अधिनियम। यह प्रभावित था 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम ने यह साबित कर दिया कि भारतीय अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाने में सक्षम है। 1 साल तक पूरे भारतीय इस भूभाग पर अंग्रेजों को यहां से गद्दी छोड़ने का नौबत आ गया था। भारतीय क्रांतिकारियों ने वो माहौल क्रिएट किया, उस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न कर दी कि अंग्रेजों को यह एहसास दिला दिया, अगर हमारे ऊपर जाति की गई तो उसका बदला लेने में हम सक्षम हैं, या किसी भी तरह के दमन को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश हुकूमत तो पहले से ही एक मौका तलाश रही थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया जाए। 1853 में भी वो चाहती थी कि भंग कर दिया जाए, एक रीजन तलाश रही थी, लेकिन 1857 में जो हुआ वो बहुत बड़ा रीजन था। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ये कहने को नहीं था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी पर कई भ्रष्टाचार के आरोप भी थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ये कहने को नहीं था कि हमने इंडियंस का शोषण नहीं किया, और ब्रिटिश हुकूमत ने कहा कि आपसे नहीं होगा, हटिए, शासन को हम सीधे कंट्रोल में लेते हैं। और इस तरह से 1858 के एक्ट में इस बात पर टोटली फोकस किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी टोटली बर्खास्त कर दी गई, और डायरेक्ट रूल ब्रिटिश संसद ने, महारानी ने या ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथ में ले लिया। अब
गवर्नर जनरल जो पहले संचालक मंडल चुनते थे ना ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, वो अपॉइंट नहीं करेंगे, सीधे ब्रिटिश संसद से निकल के आएगा जो भारत पर रूल करेगा। अब वो गवर्नर जनरल नहीं कहलाएगा, अब वो वायसराय कहलाएगा। अब वायसराय, ध्यान से देखिएगा, वायसराय का मतलब होता है क्राउन का प्रतिनिधि। ये क्राउन कहां पर है? ब्रिटिश हुकूमत, महारानी विक्टोरिया। वायसराय का मतलब ही होता है क्राउन का प्रतिनिधि, यानी कि अब गवर्नर जनरल के स्थान पर ब्रिटिश संसद से आएगा व्यक्ति और वो यहां पर रूल करेगा। बड़ी बात तो ये थी, यहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी में चलाते थे, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन करने का तरीका था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये दो बॉडीज चलाती थी। ये दोनों अब कैंसिल हो गई हैं, इनके स्थान पर अब गवर्नर जनरल भी नहीं रहा, वायसराय रहा। भारत के पहले वायसराय, ध्यान से सुनिएगा, वो थे लॉर्ड केनिंग। अच्छा, केनिंग ही वो थे जिनके टाइम में 1857 की क्रांति भी हुई। लॉर्ड केनिंग भारत के पहले वायसराय थे। आप ध्यान से याद भी करते जाइएगा चीजों को। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक। भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिनका हमने जिक्र किया। और भारत के पहले वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। ध्यान से सुनिएगा, शासन लेकिन अब ईस्ट इंडिया कंपनी अपने हिसाब से नहीं चलाएगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की कोई आवश्यकता नहीं है, ब्रिटिश हुकूमत अपने तरीके से शासन चलाएगी। उसके लिए एक भारत सचिव की नियुक्ति की गई। वायसराय तो वहां पर शासन करेगा। भारत सचिव वो व्यक्ति था जो ब्रिटिश संसद और भारत सरकार यानी कि वायसराय दोनों के बीच की मध्यस्थता पर रहेगा। भारत में क्या क्या गतिविधि हो रही है, वायसराय कौन कौन से नियम कानून बना रहा है, या इंडियंस की क्या स्थिति है, इसकी सारी रिपोर्ट भारत सचिव संसद में देगा, ब्रिटिश संसद में। इसलिए भारत सचिव ब्रिटिश संसद का एक सदस्य था, या आप कहेंगे एक मुखबिर कह सकते हैं इसको, जो यहां पर होने वाली हर गतिविधि की जानकारी ब्रिटिश संसद को देगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि वायसराय अपनी अपनी बातें रखेगा, भारत में जो भी कार्य हो रहे हैं उसकी सारी जानकारी पेश करने के लिए कौन है? भारत सचिव है। यह ब्रिटिश संसद के प्रति जवाबदेह है। अगर ब्रिटिश संसद को सही जानकारी चाहिए कि क्या क्या स्थितियां भारत में हो रही हैं और क्या क्या आगे करना चाहते हैं, तो वो सारी जानकारी देने का दायित्व रहेगा भारत सचिव के हाथ में। और भारत सचिव की मदद के लिए 15 सदस्यीय टीम भी गठित की गई, अकेले नहीं गया वो। वायसराय की टीम अलग है, उसकी कार्यकारिणी अलग से निर्मित की जाएगी, लेकिन पहले एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव किया जाए जो असल स्थिति अंग्रेजों को बताता रहे, ताकि 1857 जैसी क्रांति दोबारा ना हो और ब्रिटिश संसद बैठकर चर्चा कर सके। तो इसीलिए ये बीच का मीडिएटर तैयार किया गया, जिसको हम भारत सचिव बोल रहे हैं, ठीक। और उसकी मदद के लिए 15 सदस्यों का भी चयन किया जाता है। और इसी के साथ भारत से कंपनी का शासन समाप्त और भारत पर रूल शुरू होता है ब्रिटिश हुकूमत का, क्राउन के प्रतिनिधि का। तो मजेदार बात यह रही कि 1858 के इस एक्ट और इस अधिनियम के अंतर्गत भारत पर ब्रिटिश हुकूमत का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया और अब ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप ही समाप्त हो गई। अब एक और अगला अधिनियम आता है यहाँ पर 1861 का भारत परिषद अधिनियम। आप भी सोच रहे होंगे कितने अधिनियम है भाई, कहाँ तक खत्म होंगे? ये अंग्रेजों के समय समय पर उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से बनाए गए वो नियम हैं जो भारतीयों पर लागू होते रहे। या आप ये भी समझिएगा कि ये वो नियम है जिसके आधार पर भारतीयों पर शिकंजा कसा गया। अभी आगामी वीडियो में आप देखेंगे, बड़ा प्रभावित होंगे। इन नियम के आधार पर ही भारतीयों को कमजोर किया गया। इसके बाद कांग्रेस की स्थापना भी होगी। बड़ा इंटरेस्टेड रहेगा इसके बाद आने वाले अधिनियमों को पढ़ने में। फिलहाल आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से अंग्रेज भारतीयों पर पकड़ बनाते जा रहे हैं। शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, कानून, उन सबको अपने हाथ में ले रहे हैं। 1861 का भारत परिषद अधिनियम की हम बात करते हैं। अब गवर्नर जनरल, या जिसको अब हम कह रहे हैं कार्य वायसराय, उसकी कार्यकारिणी में 6 से 12 सदस्यों का चयन किया गया। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल करने का अपना अलग तरीका था। ईस्ट इंडिया कंपनी वाले तो प्रतियोगी परीक्षा में इंडियंस को जगह ही नहीं देते थे, वो भरोसे के काबिल ही नहीं समझते थे। मगर ब्रिटिश संसद ये समझ रही थी, अगर इस तरह से भारतीयों को दरकिनार किया गया जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया, तो समस्याएं खड़ी होगी। और अगर भारतीयों के धार्मिक, आर्थिक या सामाजिक मुद्दों से छेड़खानी की गई तो परिणाम 57 का ही होगा।
ब्रिटिश हुकूमत कभी नहीं चाहती थी कि 1857 की क्रांति उनके दौर में भी हो और ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को यह कहने का मौका मिले सिर्फ हम ही क्यों जिम्मेदार थे, जब आपको प्रशासन मिला आप भी तो नहीं संभाल पाए। उन सब चीज़ों को ब्रिटिश हुकूमत अच्छे से जानती थी, किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। इसलिए वो चाहते थे कि भारतीयों को परस्पर बराबर मौके मिलते रहे। जो ईस्ट इंडिया कंपनी देखती थी कि उनको भारतीयों पर भरोसा नहीं था, मगर ब्रिटिश संसद चाहती थी कि भारतीयों पर भरोसा ना करके भी उन्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला। इसी कड़ी में उन्होंने अपनी कार्यकारिणी में, वायसराय की कार्यकारिणी में सदस्यों की संख्या 6 मिनिमम और मैक्सिमम 12, 6 मिनिमम और 12 मैक्सिमम, अधिक से अधिक 12 और मिनिमम 6 आप कर सकते हैं विस्तार में। जो अभी तक 3 या 4 हुआ करते थे, अब 6 से 12 तक आप कर सकते हैं। मगर शर्त यह थी कि इसमें आधे सदस्य गैर सरकारी होने चाहिए। अर्ध सरकारी को आप कट करिए, गैर सरकारी। गैर सरकारी से मतलब क्या हुआ, भारतीय होने चाहिए, यानी सरकारी सेवा में नहीं होने चाहिए। कुल मिलाकर आप समझ गए, एक प्रकार से भारतीयों के हितों का इतना जरूर ध्यान रखा जा रहा है कि कार्यकारिणी कोई भी फैसला ले उसमें इंडियंस की जरूर जिम्मेदारी होनी चाहिए। अब आप सोचिए, जो वायसराय होगा अपनी कार्यकारिणी में खुद मनोनीत करेगा, तो क्या उन लोगों को वो मनोनीत करेगा जो इंडियंस की आवाज रखेंगे? वो उनको ही मनोनीत करेगा जिसके साथ उसके अच्छे संबंध हैं, या जिसके साथ वो अपनी बातें मनवा सकता है, या जिसको खुश करने के बाद वो अपनी दमनकारी नीतियों का पालन करा सकता है। मगर ब्रिटिश संसद ने तो इसलिए ये प्रावधान कर दिया कि चलिए, जो आक्रोश भारतीयों में जन्मा था कुछ हद तक हम उस पर कंट्रोल कर पाए। ये एक सोची समझी चाल हो सकती है, या ब्रिटिश संसद का भारत पर रूल करने का एक तरीका। क्योंकि अब शासन उनके हाथ में है, वो अपने तरीके से सोच रहे हैं और किस तरह से आक्रोश भी ना हो और हम उनका दमन भी करते रहे। कुछ बड़े लोगों को खुश कर दिया जाए और कार्यकारिणी में मिला दिया जाए और अपने शासन को आगे बढ़ा दिया जाए। शायद ये उनकी सोच रही होगी। उसी का ये नतीजा है कि 3 साल के अंतराल पर ही एक्ट यहाँ पर लागू कर दिया गया। अच्छा, वायसरॉय को नए प्रांत बनाने की भी स्वतंत्रता दे दी गई। जब आप इस तरह की कार्यकारिणी बनाएंगे तो कहीं ना कहीं वायसरॉय को लगेगा कि क्या ये मेरे साथ न्याय हो रहा है या इसमें कुछ बदलाव जरूरी है। तो वायसरॉय के पास भी कुछ ताकत एक्स्ट्रा दे दी गई। चलिए, आप ऐसा करना चाहते तो आप नए प्रांतों का गठन आप कर सकते हैं, और ये कुछ नियम्स उसके लिए भी बना दिए गए। और अगर देखा जाए, इसमें इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिल गया। इस चीज को समझने की कोशिश करिए आप। अध्यादेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत आता है। जब आपका सत्र नहीं भी चल रहा हो, ऐसे टाइम पर किसी भी अधिनियम को पास करना अध्यादेश कहलाता है। यह विशिष्ट अधिकार आज राष्ट्रपति के पास है, लेकिन उस दौर में यह विशेष अधिकार वायसरॉय के हाथ में दे दिया गया कि वायसरॉय को यह ताकत है कि वो किसी भी समय किसी भी कानून को पास करने के लिए सत्र को बैठा सकते हैं या कार्यकारिणी को बैठा सकते हैं। ये एक स्पेशल पावर है जो वायसरॉय को दी गई। हमने देखा कि लास्ट के 2 जो आपके संवैधानिक स्रोत हैं, यहाँ पर वायसरॉय पर बल दिया गया। मगर अभी यक्ष प्रश्न जिसका उत्तर आपको नहीं मिला, क्या प्रतियोगी परीक्षा के लिए इंडियंस तैयार हैं? क्या ब्रिटिश हुकूमत भी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ही सोचकर चलेगी? क्या उनकी नज़रों में भी अभी तक भारतीय इस लायक नहीं हुए कि वो ब्रिटिश सेवा में सहयोग कर पाए? या भारतीय आज भी इतने खुददार हैं कि क्रांति के बाद उनकी इच्छा ही नहीं है यहाँ पर शासन में दिलचस्पी लेने की या ब्रिटिश हुकूमत के प्रशासन में किसी भी तरह की मदद करने की? इसका सही उत्तर है 1861 में ब्रिटिश संसद ने जब इतने उपकार कर ही दिए तो ये भी उपकार कर दिया। और साथ में ये उपकार आप ही सोचेंगे कि क्या उन क्रांतिकारियों का अपमान नहीं है। इसको मैं उपकार इस संदर्भ में कह रहा हूं कि उनकी अपनी तरफ से सदस्यों के बढ़ा करके उनकी नज़र में उनको लग रहा है कि वो शायद उनको इंप्रेस कर पा रहे हैं। तो क्यों ना प्रतियोगी परीक्षा में भी इनको अवसर मिले। तो प्रतियोगी परीक्षा में भारतीयों को अवसर दिया गया। फर्स्ट टाइम इंडियंस 1861 के इस भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत पार्टिसिपेट करने में कामयाब हुए। अब आपके मन में सवाल होगा कि भारत तब ICS कहलाती थी, इंडियन सिविल सर्विसेज। सवाल होगा, भारत के पहले ICS कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर, ये थे सत्येंद्र नाथ। ये जरूर नाम याद रखिएगा। ये वो शख्स हैं जिन्होंने सबसे पहले भारत में ICS की परीक्षा पास की, जिसे वर्तमान में हम IAS के नाम से जानते हैं। ये तब उन्होंने पास किया था। तो मित्रों, ये आप देखा जाए तो 1861 तक का ये भारत है जिसमें आपने देखा
कि अंग्रेजों ने किस तरह से भारतीयों पर शिकंजा कसने के लिए समय दर समय पर अपनी पॉलिसीज को चलाया, अपने नियमों में बदलाव किया, परिस्थिति के अनुसार उसमें चेंज किया। इसके बाद 1892 का भारत परिषद अधिनियम आएगा, फिर 1909 का मार्ले मिंटो चुनाव सुधार अधिनियम आता है, 1919 का। भारत के मूल संविधान को शुरू करने से पहले हमारे लिए इनको पढ़ना बड़ा आवश्यक होता है, जिस पर 1 या 2 वीडियोस और बनेंगे। उसके बाद हम भारत के मूल संविधान के बनने की प्रक्रिया पर भी आएंगे, जो 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 यानी कि 2 साल 11 महीने 18 दिन तक चलता रहेगा। तो हमारी कोशिश है कि हम जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँच पाएँ और आपको इस बीच जितने भी यहाँ पर एक्ट या अधिनियम या कानून बीच में पारित हुए हैं उनकी सही और सटीक जानकारी आप तक पहुँचा पाए, उसी प्रक्रिया में इस वीडियो को हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आपको ये एक्ट समझ में आए या नहीं आए, या आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको सही लगा तो ज़रूर आपसे आशा की जाती है कि आप इसको शेयर करिएगा। तो मित्रों, अगली वीडियोस के लिए हम आपके सम्मुख लेकर के आएंगे 1892 से लेकर के 1935 तक के अधिनियम। फिलहाल ये वीडियो कैसा लगा आप इसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।